आयान 3 दिन के बाद हवेली आया था। अंदर जाने की बजाय लॉन की पिछली जानिब बढ़ा के इरादा पहले अपने कमरे में जाकर आराम करने का था। आजकल काम का काफ़ी बर्डन था। आज भी पटवारियों से मीटिंग थी, मगर आज वो मामूल से पहले फ्री हो गया, सो हवेली चला आया। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि किसी की मध्यम सी सिसकियों ने कदम वहीं पर जकड़ लिए। वो जानता था कौन हो सकता है। एहान ने हमेशा की तरह बेबस पाया था। वो जो अपने डिपार्टमेंट का सबसे काबिल और बहादुर ऑफिसर था, इस मोड़ पर आकर हमेशा हार जाता था। काजिम शाह ने उसे बहुत मोहब्बत से पाला था, पढ़ाया लिखाया था, जिंदगी में हर कदम पर अपने पोतों के बराबर रखा, सर उठाकर जीने के काबिल बनाया। मगर वो उनकी नवासी के मामले में खुद को बहुत पस्ती में गिरा पाता था। वो जो आज एक मुकम्मल ब्यूरोक्रेट था, अपने डिपार्टमेंट सबसे एफिशिएंट ऑफिसर था, मगर माहिमा के मामले में उसके अंदर ज़ीरो कॉन्फिडेंस था। अपनी तमाम हिम्मत मुजतमे करके उसने कदम आगे बढ़ाए। वो तकरीबन अंधेरे में बने संगी बेंच पर बैठी, पाँव ऊपर किए, सर घुटनों पर रखे, बिना आवाज़ रोने का शुगल फरमा रही थी। क्या हुआ आपको? एहान को अपनी ही आवाज़ अनजान लगी, जबकि दूसरी जानिब महिमा का दिल धक से रह गया एहान की आवाज़ पर। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उस वक्त उधर आ सकता था। चारों नाचार उसने चेहरा उठाया, अपनी चादर दरुस की, मगर उसने इस सारे वाक़ये में नज़रें ऊपर नहीं उठाईं। उंगलियां मरोड़ते बहाना सोच रही थी, जबकि उसका आंसुओं से तर चेहरा देखकर एहान का दिल कट के रह गया। जमान ने कुछ कहा है क्या, या कोई और बात है? इस तरह ठंड में क्यों बैठी हैं? माहिमा गड़बड़ाई, क्योंकि वो जब से वापस आया था माहिमा से कभी मुखातिब नहीं हुआ था, बल्कि वो सिवाय बीजान के हवेली की किसी भी औरत से हम कलाम नहीं होता था। सुबह वो बिना नाश्ता किए निकल जाता और रात को अक्सर शहर रुक जाता, या अगर हवेली आता तो बहुत लेट आता और पिछले दरवाजे से सीधा अपने कमरे में चला जाता। हालांकि वो बचपन से इसी घर में पला बढ़ा था, सब इकट्ठे रहते थे, साथ खेला करते थे, मगर फिर जैसे जैसे शऊर की मंजिलें तय की तो वो सब एक हद में रिजर्व होते गए। उसने आज पहली बार जमान के मुतालिक यूं इस्तफसार किया था, जिसका मतलब था कि वो जानता है। महिमा को यकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा। क्या सोचता होगा वो? या अल्लाह, और किस किस के आगे शर्मिंदा होना बाकी है अभी? मैं इतना सबसे छुपाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी जाने कैसे मालूम हो जाता है। वो सर झुकाए सोचों में गुम थी। जुल्म को छुपाने की नहीं, बल्कि ख़त्म करने की कोशिश करें। एहान की बोझल गंभीर आवाज़ पर महिमा ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। वो कैसे जान गया था उसकी सोचों को? उसी पल गैर इरादी तौर पर एहान ने अपनी जलती सुलगती नाफरमान आंखें महिमा के चेहरे पर जमाई। एक पल को दोनों की नज़रें मिली तो एहान को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। महिमा बिना एक लफ्ज़ मुंह से निकाले वहां से नंगे पांव भागी। उसे लगा कि अगर एक पल भी वो वहां और रुकी तो एहान की नज़रों के सहर में जकड़ी जाएगी। अगर मजीद एहान ने कुछ बोला तो वो बिखर जाएगी। वो कम अज़ कम उस बंदे के सामने अपना भरम टूटने नहीं देना चाहती थी। एहान की नज़रों ने उसके ओझल होने तक उसका पीछा किया। दिल के अंदर कहीं तूफान उठा था और एक आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पर फिसल आया। आज उसने उसकी आंखों में जो कुर्ब देखा था, उसके बाद उसमें कुछ और देखने की ताब नहीं रही थी। वो हारे हुए शिकस्ता जुआरी की तरह चुपचाप जमीन पर बैठता चला गया। वहीं लरसते हाथों से उसने महिमा की चप्पल उठाकर किसी तबर्रुक की तरह सीने से लगाई। सर्द रात अपनी तमाम तर उदासी के साथ रुखसत हो रही थी। मध्यम भीगी सी आवाज में वो उसके जूते को अपना हाल सुना रहा था। दर्द हद से सिवा था। आज दिल के जख्म फिर से रिसने लगे थे। जीस्त की राह पर गुजरे हुए चंद लम्हों में हमने चाहा था तेरे साथ चलें, तेरे होंठों पे हंसी, आंखों में जुगनू बनकर, दिल की धड़कन में समाकर तुझे जीता। तेरे ख्वाबों को सजा लें हम अपनी आंखों में, तेरे चेहरे की उदासी को खुशी में बदलें और कुछ रंग भी भर दें तेरे रोज़ो शब में। फिर तुझे रंग बहारों के चुराते देखें। जीस्त की राह पर गुजरे हुए चंद लम्हों में हमने चाहा था। मध्यम भीगी सी आवाज में वो उसके जूते को अपना हाले दिल सुना रहा था। दर्द हद से सिवा था। आज दिल के जख्म फिर से रिसने लगे थे। उष्णा ने उनके कहे के मुताबिक मोबाइल वॉशरूम में छुपा दिया, क्योंकि शेर खान के मुताबिक हो सकता था कि वाकई रूम में कहीं कैमरे नस्ब हों। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो जो गुजरे 3 महीनों में संभल गई थी, आज हॉस्पिटल में हुए वाकये ने उसे अच्छे से बावर करवा दिया था
کہ وہ ان کی گرفت سے بچ نہیں سکتی۔ ہوا کچھ یوں کہ اسے کمرے میں بے ہوش پڑے دیکھ کر سب پریشان ہو گئے تھے۔ حویلی میں اس وقت کاظم شاہ اور دراب شاہ کے علاوہ کوئی مرد موجود نہ تھا۔ انہوں نے میر سے کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجبوراً انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑا تھا۔ اشنا نے ہوش آنے پر خود کو ہاسپٹل کے کمرے میں پایا۔ غائب دماغی سے وہ چھت کو گھور رہی تھی جب ایک نرس نے کمرے سے ملحقہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے بنا کوئی بات کے ایک پرانے سے کی پیڈ موبائل پر کچھ بٹنز پریس کر کے موبائل اشنا کے کان سے لگایا۔ اشنا کا دل بے اختیار دھڑکا مگر کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بیل جا رہی تھی اور پھر جو آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی وہ کیسے بھول سکتی تھی اس منحوس آواز کو۔ داد دینی پڑے گی بھئی آپ کی ہمت کی، چڑیا کے پر نکل آئے ہیں مگر تم بھول گئی ہو شاید کہ مر کے بھی مجھ سے بچ نہیں سکو گی۔ یہ پر اب میں بہت اچھے سے کاٹوں گا تمہارے۔ بہت ڈھیل دے دی میں نے تمہیں۔ خیر باقی باتیں بعد میں، ابھی موبائل چھپا کر گھر جاؤ، پھر رات میں لمبی بات کریں گے اپنی رانی سے۔ اور ہاں کوئی چالاکی کی تو انجام ان کو بھگتنا پڑے گا جن کی اوٹ میں تم چھپی بیٹھی ہو۔ اس کے ساتھ ہی لائن کاٹ دی گئی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ نرس جس طرح چپکے سے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی کیونکہ اس کا کام یہیں تک کا تھا، کیونکہ وہ نرس کے یونیفارم میں در حقیقت شیر خان کی ساتھی تھی۔ اشنا نے ڈرتے ڈرتے موبائل چادر میں چھپایا۔ جب سے ہسپتال سے واپس آئی تھی کمرے میں بند تھی، نظریں یکٹک سامنے لگے وال کلاک کی طرف تھی۔ جیسے جیسے سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں اس کی سانسیں دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ 10 بج رہے تھے، مطلب اس کا فون آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اشنا نے احتیاطاً کمرے کا لاک چیک کیا اور پھر مردہ قدم لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی اور نہ کوئی تمہیں مجھ سے بچا سکتا ہے، یہ بات اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ تمہارا وہ نام نہاد عاشق پلس رکھوالا میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرتا پھر رہا ہے آج کل، مگر وہ مجھے ابھی صحیح سے جانتا نہیں ہے۔ لیکن تم تو جانتی ہو نا میری رانی، اور اگر تم نہیں چاہتی کہ کل وہ میرے ہاتھوں سے مرے تو چپ چاپ جیسا میں کہوں ویسا کرتی جاؤ۔ تم اس کے گھر والوں کو بتاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا ہے اور اس نے تمہیں بہت ڈرایا ہوا ہے، کسی کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا ہوا ہے۔ وہ پلان بتا رہا تھا۔ میری خالہ، اشنا کے حلق میں پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ہاں کل ایک عورت باماں اپنے شوہر آئے گی جو تمہاری خالہ ہوگی، جس نے کل تمہیں ہسپتال میں دیکھا ہوگا۔ وہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، وہ غیر ہوتی حالت کے ساتھ سنے گئی، مگر اس کے گھر والے اسے بتا دیں گے۔ اشنا نے کمزور سا جواز پیش کیا۔ اس کی فکر مت کرو، تمہارا عاشق نامدار تو ابھی کچھ دن نہیں آنے والا، شہر سے باہر ہے وہ۔ جب وہ فیلڈ میں کسی خاص مشن پر ہوتا ہے تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ اس کا عارضی طور پر سب سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اسے اچھے سے الجھایا ہوا ہے۔ وہ جب تک شہر شہر نگر نگر خاک چھان کر ثبوت اکٹھے کرتا ہے، میں اور تم اپنی سہاگ رات انجوائے کرتے ہیں۔ جانتی ہو نا اپنا کام اچھے سے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جو اتنے سالوں میں سیکھا ہے وہ کر کے دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کتنا سیکھ پائی ہو اور کتنا ابھی باقی ہے۔ وہ اپنے دماغ کی غلاظت اگتے اشنا کی سماعتوں کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا تمہیں لوگ میرے پاس لائیں گے کیونکہ سامنے والا بہت شاطر کھلاڑی ہے۔ میں اتنی سیکیورٹی کو اگر بریک کر بھی لوں تو پھر بھی تمہیں وہاں سے نکالنے تک اسے خبر ہو ہی جائے گی۔ وہ لٹی پٹی سی آ کر بیڈ پر گر گئی۔ جبھی کانوں میں میر شاہ کی دھیمی دھیمی سی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ وہ ایسے بندے کو کیسے مصیبت میں ڈال سکتی تھی جس نے چاہے تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح اسے تحفظ دیا، اپنے گھر میں رکھا۔ اس کے حوالے سے سب نے اسے کتنا پیار دیا، وہ ان سب کو ان کی اچھائی کی اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتی تھی؟ وہ تھی ہی بد نصیب جسے آج تک یہ سب ملا ہی نہیں، تو پھر آگے کیسے وہ اپنے لیے کوئی امید رکھتی؟ وہ جانتی تھی کہ وہ درندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس نے واقعی میر شاہ کو کوئی نقصان پہنچا دیا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے سامنا کروں گی سب کا؟ میں کیسے خود کو بچانے کے لیے اتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہوں؟ اگر اس وحشی نے واقعی اسے کچھ کر دیا تو کیا یہ لوگ مجھے یہاں رکھیں گے؟ کس حیثیت سے رہوں گی میں یہاں؟ ایک انسان جس نے تمہیں بچانے کے لیے اتنے خطرناک بندے سے ٹکر لے لی، تم اسی انسان کو مرتے ہوئے دیکھ لو گی، جبکہ تم جانتی ہو کہ وہ سب حویلی والوں کو کتنا پیارا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی اپنی فیملی میں۔ ہاں مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، میں اتنا نقصان نہیں کر سکتی ان سب کا، کیونکہ وہ ذلیل آدمی اسے حاصل کر کے رہے گا، چاہے جس کو بھی راستے سے ہٹانا پڑے۔ ویسے بھی اچھا ہے، میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد وہ فروا کی طرف لوٹ جائیں گے تو بس ہو گیا فیصلہ۔
वो बाजू घुटनों के गिर्द लपेटे कब से एक ही पोजीशन में बैठी सोचों के गर्दाब में फंसी हुई थी। दूसरी तरफ मीर शाह जो उससे इतनी दूर होकर भी उस पर नज़र रखे हुए था, जगह जगह लगे कैमरों की मदद से वो उसे मॉनिटर कर रहा था। उसे यूं रोता देख वो जो खुद पर पूरा कंट्रोल रखता था, अपने दिल को लाख समझाने के बावजूद हवेली आन पहुंचा था। उसने जब दरवाज़ा खोला तो वो सामने ही उजड़ी हुई हालत बनाए, सर्दी की शिद्दत के बावजूद बिना लिहाफ लपेटे बैकग्राउंड से टेक लगाए जोगन बनी बैठी, जाने कहाँ खोई हुई थी कि उसकी मौजूदगी को नोट ही नहीं कर सकी। मीर शाह ने जल्दी से रूम हीटर ऑन किया और उसके बिल्कुल सामने जा बैठा। उष्णा, वो जब भी उसे ऐसे बुलाता था जाने क्यों उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। उसने खामोशी से उसकी जानिब नज़र उठाई मगर फ़ौरन नज़रें झुका गई। मीर शाह की आंखों से झलकते जज्बात उसे हमेशा से ही नज़र झुकाने पर मजबूर कर देते। आपके दिल से तो आपकी आंखें अच्छी हैं जिनमें एक पल के लिए ही सही मेरा अक्स तो उभरता है। मीर ने धीमे सुरों में सरगोशी की मगर जवाब निदार। तबीयत कैसी है अब? उसने बात बढ़ाई। ठीक है, मुख्तसर सा जवाब। कोई परेशानी या कोई बात तंग कर रही है? किसी ने कुछ कहा आपको? तबीयत क्यों ख़राब हो गई थी आपकी? मीर शाह उसकी वीरान सी आंखों को देख मुस्तरिब सा सवाल करता गया। उसके इस कदर नर्म और मुतफ़िक्र से लहजे पर उष्णा की आंखों के गोशे फिर नम हुए, जो कि मीर शाह से मुख्फी नहीं रह पाए। नहीं, कुछ नहीं कहा किसी ने। वो आंसू पीती आहिस्ता से बोली, कुछ खाया और मेडिसिन ली थी? नया सवाल आया। जी, एक लफ्ज़ी जवाब आया। इतनी ठंड हो रही है, इस तरह क्यों बैठी थी और अभी तक जाग क्यों रही थी? ज़हन पर आपने बिल्कुल भी बोझ नहीं डालना, ओके? अपनी धुन में सवाल करता, हिदायत देता। डार्क चॉकलेट कलर की पैंट, ऑफ वाइट कलर की शर्ट के ऊपर स्टाइलिश ब्लैक जैकेट पहने वो बेहद वजीह सा शख्स उष्णा के दिल में हलचल मचा गया। बेशक वो अल्लाह की खूबसूरत तख्लीक था। उष्णा ने दिल में इतराफ़ किया, एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, दुआ करना, बहुत जल्द लौट कर आऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, परेशान नहीं होना। और हाँ, अब बहुत इंतज़ार करवा लिया आपने। मेरे लिए अब मज़ीद इंतज़ार मुमकिन नहीं रहा, इसलिए मेरे आने तक खुद को तैयार करें ज़हनी तौर पर मेरी होने के लिए। वो उसका गाल थपथपा कर उठा। चलो सो जाओ अब, शब बख़ैर। वो खामोशी से लेट गई। मीर ने उसे कंबल ओढ़ाकर नाइट बल्ब जलाकर बाकी लाइट्स ऑफ करते एक नज़र उस पर डाली और कमरे से निकल गया। उसके जाते ही वो जो कब से आंसू पीछे धकेल रही थी फूट फूट कर रो दी। वो उसे रोकना चाहती थी कि वो ना जाए, जाने वो वैशी उसके साथ क्या कर दे। उन्हें क्यों डर नहीं लगता था कि कितनी आसानी से कहकर चल दिए। क्यों परवाह नहीं उन्हें अपनी जान की? मेरे लिए खुद को क्यों मुसीबत में डाल रहे हैं? उसका दिल कुरलाया था। अम्मी प्लीज़ जाने देना, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अब वो अरूसा बेगम की मिन्नत समाजत में जुटी थी। इरहा, बस बहुत हो गया, नहीं अच्छा लगता हर दूसरे दिन मुंह उठाकर दोस्तों के घर जाना। और वैसे भी तुम्हारे पेपर्स के बाद शादी है तुम्हारी मुराद के साथ, बहुत पढ़ लिया, अब ज़रा घरदारी भी सीखो साथ साथ। अरूसा बेगम ने उसे प्यार से समझाया। अम्मी मैं नहीं करूँगी उनसे शादी, आपकी इकलौती बेटी हूँ, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? वो हर वक्त गुस्से में रहता है, हर बात में उसे मसला होता है। अम्मी, मेरे और उसके मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमेशा की तरह वो मुरादनामे से चिढ़ गई थी। इरहाब, बकवास बंद करो अपनी तुम। जो मैंने कहना था कह दिया, और ख़बरदार मैंने तुम्हारे मुंह से दोबारा इस तरह की कोई फजूल बात सुनी तो। क्या कमी है उसमें? घर का देखा भाला लड़का है, अच्छी पोस्ट पर है, बाप का सारा बिजनेस भी उसका है, गांव में बाकी सब की तरह ज़मीनें भी हैं उसकी, माशाल्लाह से खूबसूरत है, खूबसीरत है। मेरी तो रग रग में सुकून उतरता है उसे देखकर। और सबसे बड़ी बात, तुमसे शादी के बाद भी तुम इसी घर में रहोगी मेरी नज़रों के सामने। और तुम्हारे हैं कि नखरे ही ख़त्म नहीं होते। इसी घर में, इसी घर से तो वो निकलना चाहती थी, दम घुटता था उसका, मगर वो ये कह नहीं सकती थी। ओके, जैसे आप कह रही हैं वैसा ही होगा, अब तो जाने दें, जल्दी वापस आ जाऊंगी। इरहा ने जल्दी से पैंतरा बदला, क्योंकि वो आज ज़ुबैर से इस सिलसिले में फ़ाइनल बात करना चाहती थी कि वो जल्दी से अपने पेरेंट्स को और उसका रिश्ता भेजे। ओके, मगर 2 घंटे। अरूसा बेगम ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। ओके मेरी प्यारी अम्मी जान। वो लाड से उनके गाल चूमती अपने कमरे की तरफ भागी, तैयार होने के लिए। वो सोकर उठी, सर बहुत भारी था, नींद भी पूरी नहीं हुई थी। ज़ारून के जाने के बाद भी वो जाने कब तक यूं ही सोचती ही रही थी। कितनी उलझ गई थी उसकी ज़िंदगी उस बदतमीज़ इंसान की वजह से। कसलमंदी से उठकर फ्रेश हुई जब साइम धार से दरवाज़ा खोले उसके कमरे में आया। ये क्या बेहूदगी है साइम? उसे सही से ताव आया था उसकी हरकत पर। बेहूदगी मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो?
वो भी जवाबन चिल्लाया, साइम। वो तो दंग रह गई थी उसके तेवर देखकर। मंगनियाँ मेरे साथ, प्यार मोहब्बत मेरे साथ, और रातें रंगीन कर रही हो किसी और के साथ। वाह वाह, उसने ताली बजाई। क्या बकवास है ये, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जब से आए हो बकवास किए जा रहे हो। दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, मेरे घर से। हुरिया को धचका लगा था साइम के रवैये से, उसके अल्फाज से। बकवास? और ये क्या है, बताना पसंद करोगी? साइम ने अपना मोबाइल उसके सामने किया। पैरों तले से ज़मीन खिसकना किसे कहते हैं, हुरिया को आज पता चला। वो आंखें फाड़े मोबाइल स्क्रीन को घूर रही थी, जहां उसकी और ज़ारून की कल रात की पिक्चर चमक रही थी। यकीनन ये पिक्चर उसने हुरिया की नींद का फ़ायदा उठाकर ली होगी। हुरिया आंखें मूंदे करवट लेटे लेटी हुई थी, जबकि वो उसके कंबल में घुसा उसके साथ चिपका हुआ था, और एक हाथ हुरिया की गर्दन के नीचे से गुजार कर उसने हुरिया को मजीद अपने साथ लगाया हुआ था, जबकि होंठ हुरिया की नाक पर जमे थे। हुरिया के कानों में ज़ारून शाह का मजबूत लहजा गूंजा, पूछेंगे तो खैर सुबह बहुत लोग तुमसे और तुम्हारे बाप से। रात के अंधेरे में तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिस्तर में कोई लड़का तुम्हें अपनी बाहों में समोए चूम रहा है, तो ये शायद पिक लेने की वजह से होंठ नाक पर थे। बाकी मुझे क्या पता कि और क्या क्या हुआ था यहाँ। और तुम्हारे ख्याल में मैं बकवास कर रहा हूँ? बेहुदा भी मैं हुआ? तुम बताओ, कौन है ये, क्या लगता है ये तुम्हारा? साइम के सर पर खून सवार था रात से। एक लड़की के साथ रात की तन्हाई में उसके बिस्तर में इतना करीब कौन हो सकता है? मेरे ख्याल में तो उसका शोहर ही हो सकता है, और मैं शोहर ही हूँ इसका। तुम्हें कोई मसला है क्या? मैं अपनी बीवी के जितने भी करीब आऊँ। दरवाजे पर अपनी तमाम तर वजाहत लिए खड़े ज़ारून शाह ने साइम के कानों में जैसे सूर फूंका। अलबत्ता हुरिया ने उसकी तरफ देखना भी गवारा ना किया। वो उस इंसान से किसी भी बात की तवक्को कर सकती थी। चलो निकलो अब यहाँ से, देख क्या रहे हो? मेरे ख्याल में इतने तो मैनर्स होंगे तुम्हारे के अंदर मेरे ख्याल में इतने मैनर्स तो होंगे तुम्हारे अंदर कि मियाँ बीवी में यूं खड़े रहना कितना अजीब और बुरा लगता है। साइम धुआं धुआं चेहरा लिए वहां से निकला, और हाँ, दोबारा मेरी बीवी के आसपास भी नजर मत आना। ये लो अपनी अंगूठी, और 9-2-11 हो जाओ यहाँ से। ज़ारून ने पॉकेट से अंगूठी निकालकर उसकी तरफ उछाली। हुरिया सर तासुरात लिए वहीं जमी खड़ी थी। जब वो चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ, तुम्हारे जुर्म की लिस्ट लंबी होती जा रही है मिसेस। आप उतना ही बोझ डालो अपने नातवा कंधों पर जितना उठा सको। ज़ारून ने ठोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। यूनिफॉर्म ने उसकी पर्सनालिटी को मजीद शानदार बना दिया था। हुरिया ने एक नज़र उस पर डालकर नफरत से नज़रें फेरी। खैर, अभी तो लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ, और कोशिश करना दोबारा आमना सामना ना ही हो। कहीं तुम मेरे हाथों अपना कोई नुकसान ना करवा बैठो। तुम जितना मेरी शख्सियत को, मेरे किरदार को मस्क कर चुके हो, वो भी नाकाबिले तलाफी है। हुरिया गुस्से से पुकारी। मैं चाह कर भी तुम्हारे किरदार और शख्सियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वरना निकाह जैसे झंझट में कभी ना पड़ता। वैसे ही उठवा कर कहीं 2-4 दिन के लिए गायब कर देता, तो फिर पता चलता कि किरदार कैसे मस्क होता है। ये मेरी शराफत है कि निकाह के बाद भी बिना कोई गुस्ताखी की आपको भेज दिया। और रह गई बात तस्वीर की, तो मैंने निकाह से पहले तस्वीर बनाकर तो नहीं सेंड की ना। हाँ, अगर गलती है तो वो तुम्हारी और तुम्हारे बाप की, जिन्होंने जानबूझकर ये सब किया। और तुम्हारा बाप तो ना जाने अपने दोस्त और उसके बेटे को कब तक धोखे में रखता। मैंने तो उन पर भी एहसान किया, उन्हें सारी हकीकत बताकर। बाकी अपना नाम देकर तुम्हारी शख्सियत को मज़ीद उजागर कर दिया है मैंने, समझी? खिलाफ़े तवक्को वो तफसीलन जवाब देता कमरे से बाहर निकला कि सामने से आते हसन शाह से टाकरा हो गया। एक तुम्हारा ये चेहरा है एक तुम्हारा ये चेहरा है जो मैं कयामत तक नहीं देखना चाहता, और एक तुम हो कि जल्दी जल्दी मेरे रास्ते में आने लगे हो। ज़ारून शाह के माथे पर बल पड़े हसन शाह को देखते ही, और उसने अपनी नागवारी जाहिर करने में बिल्कुल भी बुखल से काम नहीं लिया। तुमने कुरैशी साहब की फैमिली को दरमियान में लाकर अच्छा नहीं किया ज़ारून शाह। हसन शाह ने गुस्से से मुठियाँ दबाईं। दरमियान में तो उन्हें तुम लाए हो, मैंने तो उन्हें साइड पर किया है। शुक्र करो मैंने सिर्फ इतना ही बताया, वरना बताने को तो और भी बहुत कुछ था मेरे पास। ज़ारून शाह ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, पछताओगे वरना। नहीं छोड़ता। अब बताओ क्या करोगे? उसने दूबदू जवाब दिया। तो ठीक है, हम कोर्ट से रजू कर लेंगे खुला के लिए। अब की धमकी दी गई, जिस पर ज़ारून शाह ने कहकहा लगाया जैसे कोई बहुत ही फ़नी बात हुई हो। कर लें रजू, मैं भी देखता हूँ दुनिया की कौन सी अदालत मुझे आपकी बेटी से अलग करती है। मैं नहीं डरता अदालतों से। वो आराम से अपनी बात मुकम्मल करते ही बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे से हसन शाह मुस्तरिब से खड़े उसकी पीठ तकते रह गए।